नमस्कार मित्रों, फिर एक बार आपका स्वागत है न्यूज 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो ओपन माइक। आज फिर ओपन माइक का मुद्दा सहकारी बैंक। ये इसलिए आज चर्चा का विषय है कि कल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने मांडवी कोऑपरेटिव बैंक, अलावी कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों गुजरात की बैंक हैं, इन पर इन्होंने मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई है। और एक वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक, ये महाराष्ट्र की है, ये बंद हुई है। जाहिर सी बात है, बैंक बंद हुई है तो एक आम जन खाता धारक का पैसा भी डूबा होगा। मॉनेटरी पेनाल्टी लगी है तो उसका मतलब वो बैंक CD ग्रेड में होगी और आज नहीं तो कल बंद। प्रश्न ये उठता है, आखिर इन कोऑपरेटिव बैंकों में ये क्या हो रहा है। मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि भारतीय रिजर्व बैंक वो संस्था है जो राशन की तरीके से कोऑपरेटिव बैंकिंग के लाइसेंस देती है, और जब लाइसेंस देती है तो ये भी नहीं देखती है कि जिस व्यक्ति को वो लाइसेंस दे रही है वो सक्षम है भी या नहीं। उदाहरण के लिए कानपुर के 3 कोऑपरेटिव बैंक। पहला कोऑपरेटिव बैंक यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका CEO रामचंद्र वर्मा। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका CEO/सेक्रेटरी प्रदीप सहाय। और तीसरा कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका CEO श्याम कुमार। ये तीनों वो व्यक्ति हैं जो पहले हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ये जेके ग्रुप की बैंक थी, इसके एम्प्लॉय थे। कालांतर में हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक का विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, और जब पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय हुआ तो पंजाब नेशनल बैंक ने इन तीनों ही व्यक्तियों को अपने यहाँ स्टाफ के रूप में लेने से मना कर दिया, इनकी कार्य प्रणालियों को देखते हुए। परंतु भ्रष्टाचार व्यवस्था से घिरे भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को इन तीनों लोगों में कोई कमी नहीं दिखी और उसने इन तीनों को ही एज ए सेक्रेटरी बैंक में परमिट किया, बैंकिंग का लाइसेंस दिया। नतीजा बी ग्रेड पर यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक चल रही है, यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई है, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। खैर, इस तरीके के हमने पहले भी अपने वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इस तरीके के घटनाक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया है। ये कमा के देती है, उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। फिर एक बार हमारे साथ चर्चा पर राकेश टंडन, हमारे चैनल के बैंकिंग एक्सपर्ट। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्यों कल नहीं इन फ्रॉडुलेंट एक्ट को लेकर के ठोस कार्रवाई के लिए CBI जैसी एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाता है। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इतने बड़े बड़े फ्रॉड अकर हो रहे हैं, PMC का देखें 4,500 करोड़ का फ्रॉड है, UCC 68 से 72 करोड़ का फ्रॉड करके बंद हुई है अभी। इससे पहले भी कई बैंकें 50 करोड़ 40 करोड़ करके बंद हुई हैं। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो लखनऊ की थी, UP बेस्ड थी, वो करीब 450 करोड़ का फ्रॉड करके बंद हुई। तो क्यों कर नहीं इस क्विंटम के ऊपर CBI जैसी संस्था की सेवाएं ली जाती? देखिए, कोऑपरेटिव बैंक के घोटालों से पूरा देश आजिज हो चुका है। आपको एकदम लेटेस्ट हम बता रहे हैं कि अभी माननीय सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही है। ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो चुका है और इस पे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई क्लियरेंस नहीं है। अब ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी इतने मजबूत हैं
कि लाख मोदी जी कहें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे या हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का एक नारा है कि हम खाएंगे भी और ऊपर तक पहुंचाएंगे भी। और इसी बड़ी गंभीर बात जो टंडन जी ने अभी कही कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, वहीं उसके सापेक्ष इन भ्रष्टाचारियों का नारा है कि हम खाएंगे भी पहुंचाएंगे भी। जी अभी एकदम हाल में ही इस ट्वीट के बाद मैंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को रिप्लाई किया, अभी उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अभी कोई जांच के इस प्रकार के आदेश पीएमसी घोटाले में सीबीआई के नहीं हुए, क्योंकि एक्चुअली बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो राज्य स्तर पे, जैसे पीएमसी का घोटाला ईओडब्ल्यू को दिया गया, ईओडब्ल्यू के बाद अपने सिविल संसाधन है, सीबीआई के पास अपना एक बैंकिंग का फ्रॉड का अलग सेल है, उस शेल के ऊपर बहुत ही काबिल लोग बैठे हैं जो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने आप में इस बात के लिए सक्षम है कि वो खुद सीबीआई की जांच के आदेश दे सकता है, लेकिन ये कैसे देंगे आदेश? ये तो खुद ही उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक खुद सक्षम है सीबीआई के जांच के आदेश के लिए, तो 4,500 करोड़ के पीएमसी घोटाले में ईओडब्ल्यू को क्यों शिरकत दी गई, क्यों कर नहीं ये मामला सीबीआई को रिफर किया गया? एक और ध्यान देने वाली बात, जैसा टंडन जी ने शेयर किया कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति ये कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका संदिग्ध है और फिर भी सीबीआई की जांच नहीं, तो टंडन जी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन कोऑपरेटिव बैंकिंग के जरिए जो है आम जनता का धन लुटवाया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? बिल्कुल लुटवाया जा रहा है, जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। आप ये देखिए कि 4-4 साल तक लगातार एएफआई होने के बाद कभी भी वो रेड फ्लैग नहीं देता कि यहाँ पे ये खतरा है जी, और ये खतरा अगर है तो उसको वहीं पे रोकता नहीं, उसको छूट देता है कि भाई तुम आप सुधर जाओ। लेकिन भ्रष्टाचारी कभी सुधरे हैं क्या? आप ये देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि अगर 2 करोड़ से ऊपर का कोई फ्रॉड राष्ट्रीयकृत बैंक में हो जाता है तो उसकी इमीडिएट सूचना उस बैंक के चेयरमैन को देनी पड़ती है सरकार को और इमीडिएट एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन 4,300 करोड़ का फ्रॉड पीएमसी में होने के बाद भी हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ने क्यों नहीं सीबीआई के बारे में पत्र दिया सरकार को कि भाई यहाँ पे इस प्रकार का घोटाला हो गया है। नहीं, आरबीआई भी तो जांच कर रही थी, एफआई तो करी नहीं होगी। इसका मतलब है कि आरबीआई को सब पता था कि यहाँ घोटाला है, उसको संरक्षण दे रही थी और उसने भारत सरकार को नहीं आगाह किया। बड़ा गंभीर विषय है कि आरबीआई जानती थी 4,500 करोड़ का घोटाला ये 1-2 दिन में नहीं हुआ होगा, ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया होगी जिसने मूर्त रूप पे अंजाम पाया 4,500 करोड़ का। और भारतीय रिजर्व बैंक हर साल उसका वित्तीय निरीक्षण करती रही, उसको ऑब्जर्व करती रही और फिर भी उसने कभी भी इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया कि पीएमसी में घोटाला हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता को संकित करता है, संदिग्ध करता है। टंडन जी, एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय रिजर्व बैंक से ही जुड़ी हुई कि जब भारत का संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमको इस बात की गारंटी देता है कि भारत के हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है, तो कैसे भारतीय रिजर्व बैंक डायरेक्शन के नाम पे खाता धारक को ही उसका पैसा निकालने से रोकती है? क्या ये संविधान की अवमानना नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। सरकार ने उसको जिम्मेदारी दी कि आप बैंकिंग व्यवस्था को संभालिए। बैंकिंग व्यवस्था को संभालने में कोऑपरेटिव बैंक तो छोड़िए, आप पीएनबी में ही देखिए 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल के महीने में ही हर राष्ट्रीयकृत बैंक में जांच करने पहुंच जाता है, लेकिन पीएनबी में चौकसी का और ये जो एलसी
लेटर ऑफ क्रेडिट का जो घोटाला हुआ वो उसको पकड़ नहीं पाया। नतीजा भारत सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। पकड़ नहीं पाया या जानबूझ के डेलिब्रेटेड उसको अवॉइड किया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक के 20,000 करोड़ के घोटाले पर भारतीय रिजर्व बैंक की नजर क्यों नहीं गई, और यदि गई तो क्यों नजरें बचाई गई? जी, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो घोटाला हुआ है वो बड़े ही आराम से उसका मैनेजर जो ब्रांच में है, ऐसा नहीं कि मुख्यालय तक को पता नहीं होगा, और उन लोगों ने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रतिभूति के वो उस चीज को उसको लिमिट पे लिमिट देते चले गए, और नतीजा ये हुआ कि टंडन जी मेरा सवाल ये था कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक कोई ऐसा कदम उठा सकती है जो भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत हो? बिल्कुल उठा सकती है। जब तक पैसा आखिरी रुपया हो बैंक में, तब तक कस्टमर को उसके धन लेने से रोक नहीं सकते। तो फिर क्यों करिए डायरेक्शन के नाम पे केवल कस्टमर को ही उसका पैसा लेने से रोकती है? सवाल इस बात का है कि उसका एस्टिमेट जो करते हैं बैंक को, वो एकदम से उन्होंने डायरेक्शन लगाया और कहा आप 1,000 निकाल सकते हो। जब पब्लिक ने वहाँ पे जूतमला शुरू कर दी, आय करने लगा, वहाँ पे नारेबाजी होने लगी, तो कहते 10,000 निकाल लो, फिर 25,000 निकाल लो, फिर 50,000 निकाल लो। इसका मतलब उनको उस बैंक की एक्चुअल फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता ही नहीं है कि हमें कितने कस्टमर है, उसका कितना जमा है और कितना रुपये मुझे उसको देना है। टंडन जी, आपने पहले भी वो बात करते हुए पहली बार आपने हमारे साथ शेयर किया था कि कोई LLR होता है, CRR और SLR होता है। CRR और SLR, उससे भी पैसा दिया जा सकता है कस्टमर्स को। वो पैसा किसके पास सुरक्षित? भारतीय वो एक्चुअल में सिक्योरिटी के रूप में बैंक के मैनेजमेंट द्वारा वो सिक्योरिटी के रूप में होता है, उसको बैंक मैनेजमेंट छू नहीं सकता है। तो किसके पास होता है? होता बैंक की मैनेजमेंट के, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा हुआ। अच्छा, तो उस पैसे को तो कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की जांच का सबसे पहला चरण ही ये होता है कि बैंक ने क्या SLR और CRR को मेंटेन कर रखा है। तो जब SLR और CRR मेंटेन है तो क्यों कर अब तक रूपी कोऑपरेटिव बैंकों के खाता धारकों को इस हिस्से से पैसा दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मतलब रिजर्व बैंक और भारत सरकार की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अपने हक को तो सुरक्षित रखती है और कस्टमर को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ देती है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही कस्टमर ही केवल मर जाता है इस बैंक में, इतना बुरी तरह से मरता है कि उसके पूरे जमा पूंजी उसकी चली। अच्छा टंडन जी, कोई जानकारी है कि आज तक इस तरीके के घोटालों में कितने रिजर्व बैंक के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? इस बात के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मेल डाली है कि आखिर क्या कोई ऐसा डायरेक्शन भारत सरकार की तरफ से दिया गया है CBI को कि वो उसके दरवाजे में नहीं घुस सकती? भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से क्यों नहीं पूछताछ करती है? क्यों नहीं पूछताछ करती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज की चर्चा में निकल के आ रहा है कि घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। मैंने 3 बैंकों के नाम अभी लिए जो कल की डेट में बंद किए गए या उनके ऊपर जो है मॉनेटरी पेनाल्टी लगी है। तो इन सबके जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक के अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इन बैंकों की फ्रॉड को CBI से जांच करवाई जाती है? ये बहुत बड़ा मित्रों, मैं पुनः आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 2 दशकों में बंद हुए कोऑपरेटिव बैंकों के सापेक्ष डूबे पैसे की अगर गणना की जाए तो ये अपने आप में इतना बड़ा घोटाला है कि शायद ही इससे बड़ा कोई दूसरा घोटाला निकले। और उसके बाद भी इतने बड़े घोटाले को CBI जैसी सक्षम संस्था को न दे करके कहीं ना कहीं ये संदिग्ध करता है नीयत को भारतीय रिजर्व बैंक की, कहीं ना कहीं ये संदिग्ध करता है भारत सरकार की व्यवस्था की नीयत को। जी टंडन जी, आज तक EOW की जांच चल रही है, PMC घोटाले जी। उस वक्त रजिस्ट्रार था जी, जो घोटाले चल रहे थे, 4 साल से चल रहे थे, 20 और 25 खाते सेल खोल दिए गए और वो रुपया निकल गया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि EOW को तो चाहिए कि वो भारतीय रिजर्व बैंक की उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अध्ययन करे और वो देखे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहाँ पे रेड फ्लैग दिए। अगर रेड फ्लैग नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए? तो प्राइमा फेशी केस तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर बनता है, रजिस्ट्रार के ऊपर बनता है कि वो क्या कर रहा था।
दो रेगुलेटर थे, यानी कि एक औलाद के दो बाप, और उसके बाद भी औलाद संतान बिगड़ गई। गौर करने की बात है। इसका मतलब उसके दोनों अभिभावकों का उसको संरक्षण था। वो चाहते थे कि उनकी संतान इस प्रवृत्ति की हो, मतलब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये चाहते थे कि इस तरीके के बैंक घोटाले करें। 4 साल तक घोटाला चलता रहा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न टंडन जी ने उठाया है कि 4 साल तक जब चल रहा था तो क्यों कल नहीं इन दोनों की जांच की जाए प्रामा फेसी कि क्या इन दोनों रेगुलेटर ने कभी ये आपत्ति दर्ज कराई, यदि कराई तो क्या कार्रवाई की, और यदि नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई। जी, इसके बाद भी और लगातार अभी देखिए भी डेस्यू बैंक के ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। जी, इसका मतलब वहाँ पे भी कोई डेफिशिएंसी रिजर्व बैंक ने पाई, लेकिन केवल पेनल्टी लगा देने के बाद क्या वो पेनल्टी जो डेफिशिएंसी थी क्या वो संबंधित अधिकारी से वसूली जाएगी? वो तो बैंक के प्रॉफिट से निकाल के दे देते हैं, और जो उसका शेयर होल्डर है उसको एक्चुअल डिविडेंड नहीं मिलता। एक्चुअली मतलब ये भी एक खेल चलता है। ये भी एक खेल है वहाँ पे। आपको बता दो कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर का अभी जो है इसके ऊपर डायरेक्शन लगा हुआ है, उसके पीएफ में भी घोटाला है। उसका जो एम्प्लॉय का पीएफ उसमें भी घोटाला है। अच्छा, उसका पीएफ जो है वो ये लोग मैनेज करते हैं, बैंक के ही लोग पीएफ वहीं पे ट्रस्ट बना रखा है। कर्मचारियों का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं लगाया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, और जो अधिकारी थे वहां बैठे हुए उन्होंने अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाया, और कर्मचारी का पैसा जो है अनिल अंबानी ऐसी कंपनियों में लगा दिया, उसके शेयर खरीद लिए। अब वो जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको वहां से पैसा नहीं मिल पा रहा, अब वो कह रहे हैं अनिल अंबानी कंपनी डूब गई। अब ये तो कोई पीएफ ट्रस्ट में तो ऐसा नहीं होता। पीएफ ट्रस्ट में तो उसके पीएफ ट्रस्ट का तो पैसा देखिए एक्चुअल में कर्मचारी का भी नहीं होता, उसके बीवी बच्चों के भविष्य के लिए होता है कि वो रिटायर होगा तो उसको एक मुश्त रकम मिलेगी, और वो रकम जो है उसके परिवार के लिए। बड़ा गंभीर विषय टंडन जी ने उठाया है कि ये बैंक न केवल अपने खाता धारकों से धोखाधड़ी करते हैं, ये अपने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ते। और ऐसा नहीं है कि ये बात रिजर्व बैंक के अधिकारियों के संज्ञान में न आती हो। जब वो निरीक्षण करते होंगे तो इन खातों का भी निरीक्षण होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या वो आपत्ति नहीं उठाते? अगर आपत्ति उठाते होते तो ये दशा आज कोऑपरेटिव बैंक दशा आज क्यों होती, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंतु अब चूंकि कर्मचारी मर रहा है तो उनको क्या मतलब है? परंतु एक बात पुनः अपनी जगह पर कायम है, और शायद इसका जवाब भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर दे सके कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान से ज्यादा बड़ा है, और यदि नहीं तो जब भारत का संविधान हिंदुस्तान की जनता को उसकी आर्थिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक कौन होता है खाता धारक को उसका ही पैसा रोकने से? ये प्रत्यक्ष अवमानना है संविधान की। एक संवैधानिक संस्था होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का डायरेक्शन के नाम पर केवल खाता धारक को उसका पैसा रोकने से निकालने से रोकना, इससे ज्यादा निंदनीय और घृणित कुछ नहीं हो सकता है। टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम आपको कष्ट देंगे और हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे उन व्यवस्थाओं पर जो व्यवस्था आम आदमी की विरोधी है, जो व्यवस्था संविधान की विरोधी है, जो व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और यदि आपकी कोई पीड़ा हो तो 24 प्राइम हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।